पौड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले की जांच रेगुलर पुलिस को दी गई है। डीएम पौड़ी के आदेश पर यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करते हुए सीओ पौड़ी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि मामला रेगुलर पुलिस को मिलते ही उन्होंने जांच शुरू करते हुए नाबालिग के बयान भी दर्ज करवाए, जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये मामला 18/10/2022 को रेवन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुलजिम को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसा मामला तो गंभीर प्रकरण में आते हैं और जहां तक हो सका शासन प्रशासन जो अपराध रोकने की कोशिश करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य वैसे कहीं भी कोई घटना न होने पाए जो है इस पर अंकुश लगाना। हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं इस बारे में जाकर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हल्द्वानी क्षेत्र और कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के 5 समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मनोज पाठक ने सीएम को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया। पाठक ने सीएम के सामने बैल पड़ाव क्षेत्र में हॉस्पिटल के उच्चीकरण के साथ ही क्षेत्र में जाम की समस्या समेत अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी से मुलाकात हुई और मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। एचएमटी की बहुत महती भूमि जो लोक हित के लिए उन्होंने प्रस्तावित की, केंद्र सरकार से जिसका हस्तांतरण उत्तराखंड सरकार के पक्ष में हुआ, बहुत स्वागत योग्य है। साथ ही जिस तरह से पर्यटक बाहर से आते हैं उनके वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की बहुत असुविधा होती है, तो टनल पार्किंग उन्होंने प्रस्तावित करते हुए उसमें धन उसके सर्वे के लिए निर्गत किया। इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। हमारे कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में बैल पड़ाव जो एक छोटा सा हॉस्पिटल वहां पर है, उसके उच्चीकरण का बहुत प्रभावी रूप से और पुरजोर रूप से मांग की कि उसका उच्चीकरण होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 30% क्षैतिज महिला आरक्षण को लेकर सरकार बहुत कमजोर पैरवी कर रही है, जिसकी वजह से ये मामला उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय में भी हार गई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्हें इस मामले की पैरवी का विश्वास नहीं है, इसीलिए उनकी मांग है कि तत्काल इस पर अध्यादेश लाया जाए और महिलाओं को उनका हक दिया जाए। सरकार उत्तराखंड सरकार जो है बहुत कमज़ोर पैरवी कर रही है। इसके चलते हाई कोर्ट में भी क्षैतिज आरक्षण को लेकर के हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पैरवी का हमें कोई विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तत्काल इस पर जो है अध्यादेश लाया जाए 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, क्योंकि एक ओर सरकार महिलाओं से घास छीन रही है, दूसरी ओर उनसे उनकी नौकरियां भी छीनने का काम कर रही है। ये दिल्ली वाले दल कतई मातृशक्ति के प्रति, जिस मातृशक्ति ने राज्य बनाया था, उनके प्रति जरा भी सिंसियर नहीं है, जरा भी सीरियस नहीं है। उत्तराखंड की महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं, हर तरह से यातनाएं सह रही हैं, ना उनके लिए स्कूलों की सही व्यवस्था है, ना अस्पताल की व्यवस्था है और बड़ी मुश्किल से बेटियां पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाती हैं, माँ बाप उनका भविष्य बनाते हैं। लेकिन सरकार ने जो आरक्षण द्वारा उनको नौकरियों में वृद्धि मिलनी थी वो बंद कर दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर साल की तरह इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत लालकुआं के हल्दूचौड़ बच्ची धर्मा ग्राम सभा में आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रुक्मणी नेगी ने कहा कि जागरूकता अभियान सप्ताह पूरी प्रतिबद्धता के साथ आईटीबीपी के जवानों और ग्राम वासियों के साथ रैली निकालकर मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का जागरूकता दिवस मनाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो उस कार्यक्रम को लेकर के आईटीबीपी के जवानों द्वारा पंचायत दुर्गाकुंड बच्ची धर्मा में जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने भाग लिया। तो काफ़ी चीज़ें भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया है। तो इसी तरह के कार्यक्रम पंचायतों में लगते रहेंगे तो मेरा मानना है कि लोग जागरूक होंगे और भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा। इसके साथ ही साथ हमारी पंचायत की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी आज की तारीख में तय किया है। तो आने वाले समय में हम लोग स्वच्छता को लेकर भी कार्यक्रम करते रहते हैं। तो हमारी समूह की महिलाएँ, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक जवान इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो कार्यक्रम अवश्य सफल होगा।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सहसपुर में राजकीय अन्न भंडार क्रय केंद्र और बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय मंत्री ने किसानों को धान खरीद में आ रही दिक्कतों को सुना, साथ ही किसानों के साथ फोन पर बातचीत भी की। आज सहसपुर खाद्यान्न केंद्र में क्रय केंद्र में आने का मौका मिला। यहाँ पर किसानों के साथ में संवाद भी हुआ और यहाँ पर एक किसान की धान उतराई हो रही थी, उनसे भी संवाद हुआ। तो ये मालूम चला कि यहाँ पर किसान पूर्णतः संतुष्ट है। सरकार की जो समर्थन मूल्य घोषित हुए है वह भी सरकार के द्वारा लगातार या विभाग के द्वारा लगातार उनको समय पे दिया जा रहा है। उनको भुगतान हुआ, मिला, नहीं मिला, इसके संदर्भ में संबंधित किसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनसे भी संवाद कायम किया गया और उनसे इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको समय रहते हुए जैसे उनका खाद्यान्न यहाँ पर क्रय किया गया उसके सीधे ही उनके खाते में जो है उनको धनराशि भुगतान कर दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये अपने आप में जो हमारी ये खरीफ फसल की जो हमारी ये खरीद है सरकार की नीति के तहत बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही है। किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल से संबंधित समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने पीआरडी के जवानों के लंबित मानदेय और अन्य समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। पीआरडी जवानों के साथ में पहली बार मैं कह सकती हूँ कि उनके संगठनों के उनके चाहे वो अध्यक्ष हो या उनके जो भी प्रतिनिधि हों वो उनको आमंत्रित किया गया इस समीक्षा बैठक में और विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण रहे। इसके अतिरिक्त जिन विभागों को लेकर उनके विषय बने हुए थे, भुगतान के संदर्भ में हो, उनको मानदेय देने के संदर्भ में जो लंबित थे उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया गया। तो वो सारे बिंदु जो हमारे पीआरडी जवानों के हमेशा से रहे हैं उसको लेकर पहली बार ये पहल की गई और उनके साथ में उनकी भावनाओं के अनुसार एक समीक्षा बैठक की गई, जिस बैठक में सबसे पहली मांग उनकी यह थी कि यात्रा सीज़न में जो हमारे पीआरडी जवान लगाए गए थे उस दौरान उनको जो है 4 महीने का उनका जो मानदेय है वह उनको नहीं मिल पाया है। आज उनका मानदेय जो है इसी हफ्ते के किसी दिन भी उनका 4 महीने का मानदेय उनको मिल जाएगा, जो लगभग 14 करोड़ 69 या 59 लाख के करीब है, जो उनको सीधे उनको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ में भी हमारे जवान लगे हुए थे, जहां पे उनके 4 महीने की जो मानदेय है वह भी लंबित था। इसकी भी शिकायत जो है हमारे पीआरडी जवानों ने रखी थी, इसको लेके भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उसका भुगतान भी जो लगभग 31 लाख की धनराशि है वह भी भुगतान इसी हफ्ते जो है उनको कर दिया जाएगा। यह भी साफ और सख्ताई के साथ में निर्देश दे दिए गए हैं, यह भी उनकी लंबे समय से मांग थी। देहरादून में दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा 2 दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला करवाई गई, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की टीमों ने प्रतिभाग किया और फाइनल हरियाणा ने जीता। श्रृंखला का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया, जिसके पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को हराकर पहला मुकाबला जीता, वहीं दूसरे मुकाबले में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को हराया। दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा ये 3 राज्यों की ट्रायंगुलर क्रिकेट सीरीज़ देहरादून में उत्तराखंड राज्य में पहली बार आयोजित की गई थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो टीमें उन्होंने भाग लिया और कुछ इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे। एवं इसका हमारा मुख्य उद्देश्य कराने का ये था कि जो उत्तराखंड राज्य के दिव्यांग क्रिकेटर हैं जिनको अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ खेलने का, तो उनको मौका मिला और उन्होंने ये देखा कि असली में क्रिकेट होती क्या है। इसमें कुछ तो हमारे पुराने प्लेयर्स थे जिनको हम अभी 2-3 सालों से क्रिकेट में खिला रहे हैं, बाहर भी ले गए, हरियाणा ले गए, जहाँ नॉर्थ जोन में सोनीपत में हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, और कुछ इसमें बिल्कुल नए न्यू कमर्स प्लेयर्स थे जिनको क्रिकेट की अच्छा अनुभव और अच्छी प्रतिभा उनके अंदर है पहाड़ की, लेकिन खेलने का अवसर हमने अब उनको दिया। देहरादून के प्रेस क्लब में 7 वंडर्स बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर चंद चावला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 4 नवंबर से 6 नवंबर तक परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल में बैडमिंटन का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसमें उत्तराखंड के अलावा भी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। 7 वंडर एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट है ये 2nd मास्टर टूर्नामेंट है
और ये मल्टीपर्पज़ परेड ग्राउंड देहरादून में हो रहा है और ये 4 से 6 नवंबर 2022 को प्रस्तावित किया गया है। और इस टूर्नामेंट में जो कैटेगरीज़ हैं वो 70 प्लस से लेके 130 प्लस तक की कैटेगरीज है। उसमें मैन डबल्स हैं, वुमेन डबल्स हैं, मिक्स डबल्स हैं, सिंगल कोई नहीं है, सब डबल्स के हैं। और हमारे पास जो एंट्रीज़ है मोर देन 90 एंट्रीज, मतलब कहने का मतलब 180 लोगों की कंबाइन की आ चुकी है। इस स्टेट में उत्तराखंड के तो हमारे यहाँ ही हैं, हम तो उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड को ही हमारा पहला महत्व देते हैं। और उसके बाद है पंजाब है, चंडीगढ़ है, कलकत्ता है, लखनऊ है, यूपी है और नियर बाई एरिया जितने भी हैं हमारे, जितने भी अदर स्टेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में अशोकनगर बेलतड़ी मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक मयूख सिंह महर ग्रामीणों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग में धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरना स्थल पर विधायक मयूख सिंह महर ने कहा कि जब तक बेलतड़ी सड़क का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे। इस रोड में ग्राम बेलतड़ी का स्थायी निवासी हूँ। 2005-2006 में इस रोड का जो है सर्वे किया गया था। उसके बाद 2010 में 178 लाख इस रोड के लिए जो है हमें आवंटन किया गया। उस 178 लाख में से ठेका होने के बाद जो है 9 किलोमीटर रोड काटने के बाद ठेकेदारों ने उसको छोड़ दिया गया। जबकि आज के दिन में हमारे उस 1 किलोमीटर रोड का 33,79,000 रुपये का आगलन बना करके 4 जनवरी 2022 को शासन तक पहुंचाया हुआ है। लेकिन उस समय जो है उस रोड का 42 लाख रुपया जो है हमारा बैलेंस था। इस विभाग ने उस 42 लाख रुपये को कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी रोड को 1 किलोमीटर रोड को छोड़ दिया गया। 15-16 साल पूर्व इस रोड की मांग उठी थी और शायद 2010 में इसमें पहले में टेंडर लगा था और ठेकेदारों को काम करने का आदेश हुआ था। पर आज तक पता नहीं चला कि वो ठेकेदार कहाँ गया, उस रोड का क्या हुआ और उस पैसे का क्या हुआ जो उसमें अमुक्त किया गया था। उसके बाद गत वर्ष भारतीय जनता ने एक आंदोलन किया जो बेलतड़ी गाँव के समीप रूट पे था और वो कम से कम 72 दिन तक वहाँ पर चला। पर अफसोस की बात है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर नहीं गया। तत्पश्चात तत्कालीन विधायिका जी द्वारा आश्वासन देने पर उस आंदोलन को समाप्त किया गया और हम सब ग्रामवासियों के संग जिला प्रशासन से मिलने कलेक्ट्रेट में गए और जिलाधिकारी की अध्यक्षता की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ कि अति शीघ्र इस रूट को पूर्ण करा जाएगा। उनके आश्वासन के बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। किंतु खेद का विषय ये है कि न जिलाधिकारी के आश्वासन काम आए, न तत्कालीन विधायिका के आश्वासन काम आए और न ही सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए थे वो काम आए। आज तक 1 वर्ष व्यतीत होने तक उस रोड में कोई काम नहीं किया गया है। अब जबकि उस रोड के मांग को दोबारा भारतीय जनता उठा रही है तो हम कांग्रेस जन सब इनके साथ हैं। 10 महीने पहले रामेश्वरम से भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले राजस्थान के संत शिवराज सिंह शेखावत हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता विशाल गर्ग ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले और उसकी हत्या बंद हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो शेखावत जी हैं वो पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके 11 महीने से ये निकले हुए हैं और रामेश्वरम से लगातार इन्होंने जो यात्रा है रामेश्वरम से पूरी करके 6,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा और वहाँ से ये पूरा 2 धाम जो है यहाँ पे बद्री केदार के दर्शन करके पैदल और लगातार ये यात्रा पे है। और इनका जो मकसद है वो है पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में मानना और दूसरा गौ माता की रक्षा के लिए सभी को जागरूक करना, सभी को प्रयासरत करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गौ माता के साथ जुड़े। 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से संपूर्ण भारत की पदयात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य मात्र गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो और जो हम हिंदू हैं वो सब एकजुट मिलकर कुछ कार्य किया जाए अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। और इस यात्रा के लिए अभी मुझे 11 महीने हो चुके हैं, 6,500 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी 1.5 साल की यात्रा बाकी है।